फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग क्लास 11th की NCERT की ज्योग्राफी की बुक को डिस्कस कर रहे हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हम लोग दो तरह के सिद्धांत देखेंगे। एक वो जो आरंभिक समय में दिए गए और फिर जो आजकल के मॉडर्न सिद्धांत हैं। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे लोगों ने वैसे सिद्धांत दिए, लेकिन एक जो अच्छा वर्क माना जाता है वो इमैनुअल कांट का है। फिर इमैनुअल कांट का जो सिद्धांत था उसी में कुछ सुधार किया लाप्लास ने, जो कि एक मैथमेटिशियन था। इसने निहारिका परिकल्पना दी। पहले तो समझ लीजिए निहारिका क्या होती है, क्योंकि इस पूरे लेक्चर में निहारिका वर्ड कई बार आएगा। तो ये जो आप एक बादल जैसा यहाँ पर देख रहे हैं आकृति, इसको हम लोग निहारिका कहते हैं। लाप्लास ने बताया कि ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थ के बादल से हुआ। देखिए, जब सूर्य एकदम नई अवस्था में था, नई मतलब नया नया निर्माण हुआ था, उस समय एक बादल था जिसमें पदार्थों से बना हुआ बादल जो चारों तरफ सूर्य के घूम रहा था। तो इसी बादल से ग्रहों का निर्माण हुआ, ये चीज लाप्लास ने कही। देखिए, जो निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दी, इसमें संशोधन किया रूस के ऑटो शिमिट और कार्ल वाइजास्कर ने। तो इन्होंने कहा कि देखिए, सूर्य जो है इसके चारों तरफ एक बादल जैसा था जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं। और ये बादल किससे बना हुआ था? हाइड्रोजन, हीलियम और धूलकण। यानी इसमें कुल मिला के तीन तरह के पदार्थ थे: हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और धूल के कण। अब क्या हुआ, ये जो कण थे आपस में, यानी कि ये जो तीनों चीजें थी, हाइड्रोजन, हीलियम, धूल कण, ये आपस में टकराने लगे। तो जब ये आपस में टकराने लगे तो एक तश्तरी जैसी आकृति बन गई, जैसे घर में आपके प्लेट होती है उस तरह की आकृति बन गई। और देखिए, ये जो कण थे जब लगातार आपस में टकराते रहे तो धीरे धीरे ये जो इनका साइज है वो बड़ा होने लगा। आपस में जब ये जुड़ने लगे तो इनका साइज बड़ा होने लगा और इससे ग्रह का निर्माण हुआ। तो एक चीज हम लोगों ने देखी कि इसमें क्या क्या था। निहारिका में हाइड्रोजन था, हीलियम था और धूलकण थे। दूसरे स्टेप में क्या देखा कि ये आपस में टकराने लगे, एक तश्तरी जैसी आकृति बन गई। तीसरे स्टेप में देखा कि ये जो धूलकण थे या हाइड्रोजन, हीलियम भी जो थी, ये जो सारी चीजें थी, ये आपस में जुड़ने लगे और इससे धीरे धीरे करके बड़े बड़े ग्रह जो हैं उनका निर्माण हो गया। अब देखिए, हम लोग आधुनिक सिद्धांतों को समझेंगे और आधुनिक सिद्धांतों में सबसे मान्य सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। तो ये जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पृष्ठभूमि बता देता हूँ। देखिए, 1920 में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो फैल रहा है, यानी कि जो आकाश गंगाएं हैं। देखिए, ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, तो इनके बीच की दूरी समय बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। इस चीज को हब्बल ने प्रूव किया। तो क्वेश्चन आया, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसी को समझाने के लिए बिग बैंग थ्योरी सामने आई। अब देखिए, एक गुब्बारे का एग्जाम्पल पहले दिया गया था जो गलत साबित हो गया, लेकिन हम लोग उसको देख लेते हैं। देखिए, ये बताया गया जैसे कि ये जो आपका गुब्बारा है, ये नंबर 1 पे जो गुब्बारा है, ये ब्रह्मांड है और ये जो येलो कलर के इस पे स्टार हैं, ये आपकी आकाश गंगाएं हैं। तो कहा यह गया कि जैसे कि ये गुब्बारे को अगर हम फुलाएं तो ये क्या होगा, जो स्टार्स हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जाएगी। जितना ज्यादा आप गुब्बारे को फुलाएंगे, इन स्टार्स के बीच की दूरी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आ गई। देखिए, यहाँ पर जो ये स्टार्स हैं इनका साइज भी बड़ा हो रहा है, लगातार इनका साइज भी बढ़ रहा है। लेकिन आकाश गंगाओं के संबंध में ऐसा नहीं था। आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर तो जा रही थी, लेकिन उनका साइज नहीं बढ़ रहा था। इसलिए ब्रह्मांड को एक गुब्बारे की तरह मानना गलत साबित हो गया। तो देखिए, ये जब गुब्बारे की परिकल्पना गलत हो गई तो एक दूसरा सिद्धांत आया, बिग बैंग सिद्धांत। ये क्या बताता है कि आरंभ में वो सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड आज बना है बहुत छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर थे। यानी कि क्या कहा जा रहा है, आज ये जो आप अनंत ब्रह्मांड देखते हैं इतना बड़ा, वो एक समय एक गोलक के रूप में था, इस तरह से बहुत छोटा सा गोलक के रूप में। और इसका आयतन बहुत कम था, यानी कि बहुत ही छोटा सा गोलक था। इसका टेम्परेचर इनफाइनाइट था और इसका जो घनत्व यानी डेंसिटी है वो भी इनफाइनाइट थी।
अगले स्टेप में क्या होता है कि इसमें एक विस्फोट हो जाता है, और जब विस्फोट होता है इस छोटे से गोलक में तो बहुत तेजी से विस्तार होता है। देखिए ये ऊपर आप देख रहे हैं तेजी से, यही गोलक से ये ब्रह्मांड निकला है, और ये जो आप इस तरह से संरचना देख रहे हैं ये आकाश गंगा को दिखा रही है। तो इस तरह से इस गोलक में भीषण विस्फोट होता है और इसकी वजह से विस्तार होता है। माना जाता है कि ये जो विस्फोट की घटना है 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी, और आज भी ब्रह्मांड लगातार फैलता ही जा रहा है। अच्छा, कुछ जो ऊर्जा है वो पदार्थ में बदल गई जब विस्फोट हुआ, और जब विस्तार होने लगा इस विस्फोट के बाद, तो जो कुछ ऊर्जा थी, जो आपकी एनर्जी थी, वो मैटर यानी कि पदार्थ में बदल गई। तो और देखिए ये बताया जाता है कि विस्फोट के बाद 1 सेकेंड में ही ब्रह्मांड का ज्यादातर पार्ट बन गया था, और फिर ये जो गति है धीमी पड़ गई। 1 सेकेंड के भी अल्पांश में, यानी 1 सेकेंड से भी काफी कम समय में अधिकतर ब्रह्मांड बन गया। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहला परमाणु बन गया, यानी बिग बैंग हुआ उसके 3 मिनट के अंदर ही पहला परमाणु बन गया। हम लोग जानते हैं हमारी पूरी दुनिया जो है परमाणुओं से बनी है। अच्छा देखिए, बिग बैंग के बाद से जो 3 लाख वर्ष का समय था, उस समय में 4500 केल्विन तापमान गिर गया, यानी तापमान में बहुत तेजी से कमी आई। दूसरी चीज क्या हुई कि परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हो गया, और तीसरी चीज ये हुई कि हमारा ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ये हो गया आपका बिग बैंग सिद्धांत। इसके बाद देखिए हॉयल ने इस परिकल्पना का एक विकल्प दिया था, स्थिर अवस्था संकल्पना, लेकिन क्योंकि यह साबित हो चुका है कि ब्रह्मांड फैल रहा है, तो इसलिए इस परिकल्पना को इतनी मान्यता नहीं मिली। बिग बैंग सिद्धांत को ही सबसे ज्यादा मान्यता है। अच्छा देखिए, अगली स्लाइड में हम लोग प्रकाश वर्ष वर्ड को पढ़ेंगे, लाइट ईयर को। तो लाइट ईयर क्या होता है? दूरी का मापन होता है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है प्रकाश की गति, और 1 साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा उसको हम एक प्रकाश वर्ष कहेंगे। अब देखिए, आकाश गंगाओं के बीच की दूरी है, आकाश गंगा की लंबाई है, ये बहुत ही बड़ी बड़ी मापें हैं, तो इनको हम लोग इसी तरह की बड़ी यूनिट से माप सकते हैं, जैसे प्रकाश वर्ष। अब देखिए आता है तारे का निर्माण कैसे हुआ, जो हमारे तारे बने उनका निर्माण कैसे हुआ। तो प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ का वितरण समान नहीं था। अब देखिए, ब्रह्मांड बना बिग बैंग सिद्धांत में हम लोगों ने देखा शुरुआती समय में क्या था कि ऊर्जा और जो पदार्थ है, दोनों चीजें एनर्जी और मैटर, ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में थे, और इसकी वजह से क्या हुआ कि घनत्व में जो भिन्नता आ गई, इसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग अलग जगह पे अलग अलग हो गया। देखिए, जो डेंसिटी होती है उसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है, तो क्योंकि अलग अलग जगह पे डेंसिटी अलग अलग थी, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी अलग अलग हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ, जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा था वहां पर पदार्थ इकट्ठा होने लगा। अब जहां पर पदार्थ लगातार इकट्ठा होगा वहां पर आकाश गंगा बन गई। अब देखिए, जितना ये सिंपल हम लोग देख रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर आप साइंस में पढ़ेंगे आगे की क्लासेस में, एमएससी वगैरह में, तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू दिया जाता है कि ब्रह्मांड कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी, इसको आप एक सामान्य भाषा में समझ सके। तो हम लोगों ने देखा कि अलग अलग घनत्व था अलग अलग जगहों पे, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण अलग हो गया। जहां पर गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था वहां पर पदार्थ एकत्र होने लगा, जहां पर पदार्थ एकत्र होने लगा इसकी वजह से आकाश गंगाएं जो हैं वो बनी और विकसित हुई, यानी पदार्थ का एकत्रण हुआ, आकाश गंगा बनी और विकसित हुई। तो एक आकाश गंगा में बहुत सारे तारे होते हैं, और आकाश गंगा इतनी बड़ी होती है कि इसे हम लोग केवल प्रकाश वर्ष में माप सकते हैं, सामान्य यूनिट में नहीं माप सकते हैं। देखिए, एक आकाश गंगा के निर्माण की जो शुरुआत होती है वो हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है। संचय मतलब जमा होना, हम लोग कहते हैं धन संचय करना, यानी धन जमा करना। तो वैसे ही जब हाइड्रोजन गैस का एक बहुत बड़ा विशाल बादल संचयित होने लगता है, एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है, तो इससे आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत होती है। और ये जो बादल होता है उसको हम लोग निहारिका कहते हैं।
धीरे धीरे ये बढ़ती हुई निहारिका में जो गैस के झुंड हैं वो विकसित होने लगे। हम लोगों ने देखा एक निहारिका बन गई, जो हाइड्रोजन गैस के बादल हैं वो एक जगह पे इकट्ठे हुए, जिसे हम लोग निहारिका कहते हैं, और इसी से आकाशगंगा बनती है। तो ये जो निहारिका है इसमें जो गैस के झुंड हैं वो बन गए, और ये जो गैस के झुंड हैं जब धीरे धीरे आपस में जुड़ने लगे, या कह लीजिए एक गैसीय पिंड के रूप में, जो कह लीजिए गैस का एक पिंड का मतलब होता है कि कोई भी जैसे पत्थर है तो उसे हम लोग पिंड कह देते हैं। तो जो गैस है वो एक जगह पे पिंड के रूप में इकट्ठी होने लगी और इससे तारों का निर्माण हुआ, और माना जाता है कि तारों का निर्माण 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ। एक बार समअप कर देता हूं। हम लोगों ने देखा कि ब्रह्मांड में जो प्रारंभिक समय था, ऊर्जा और पदार्थ का वितरण अलग अलग जगह पे अलग अलग था, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण में भिन्नता आ गई। जहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा था वहां पदार्थ इकट्ठा होने लगा और आकाशगंगा का निर्माण हुआ। तो जो शुरुआती आकाशगंगा का निर्माण होता है वो बेसिकली हाइड्रोजन के एक बादल के इकट्ठा होने से होता है। ये जो हाइड्रोजन का बादल है इसको हम लोग निहारिका कहते हैं, और इस निहारिका में क्या हुआ, गैस के गुच्छे से बन गए। ये गुच्छे जब एक जगह पे इकट्ठे होने लगे तो इससे कुछ पिंडों का निर्माण हुआ, गैसीय पिंड बने, और यही जो गैसीय पिंड है आगे चल करके तारों में बदल गए। अब देखिए अगले स्टेप में हम लोग समझेंगे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो तारे हैं वो बेसिकली निहारिका में गैस के गुथे हुए झुंड होते हैं, यानी जैसे आटा गुथा होता है वैसे ही जो गैस आपस में गुथी होती है झुंड के रूप में, उससे तारे बनते हैं। अच्छा, ये जो तारे थे इनके बीचों बीच में एक क्रोड बन गई गुरुत्वाकर्षण की वजह से। क्रोड क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक कोर है या क्रोड है, और इसके ऊपर बाहर का पूरा स्ट्रक्चर आधारित होता है, यानी कि ये आपका सेंटर में एक कह लीजिए कि ठोस पदार्थ हो गया, या कह लीजिए इसके ऊपर ठोस भी मत कहिए, बस इतना समझिए कि इसके ऊपर बाहर का पूरा स्ट्रक्चर टिका होता है। तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से क्या हुआ, ये जो निहारिका में गैस का गुथा हुआ झुंड था उसके बीच में क्रोड बन गया। यहां पर देखिए चमकता हुआ कलर जो है इसको आप क्रोड मानिए। और क्या हुआ, इस क्रोड के चारों तरफ एक तश्तरी जैसी आकृति उभर के आई। ये जो आप गैस की तश्तरी जैसी आकृति देख रहे हैं ये उभर के आई क्रोड के चारों तरफ। इसके बाद देखिए क्या होता है, जो ये तश्तरी जैसी आकृति थी इसमें जो गैसीय बादल था इसका संघनन होने लगा। अच्छा, संघनन से क्या होता है, पृथ्वी पे जो जलवाष्प है जब वो संघनित होती है तो वर्षा की बूंदों में बदल जाती है। वैसे ही जब ये गैस संघनित हुई तो ये छोटे छोटे गोलों के रूप में बदल गई, यानी पदार्थ के गोलों के रूप में ये गैस बदल गई। अब ये जो गोले थे इनके बीच में आपस में एक आकर्षण बल था, यानी जो छोटे छोटे गोले बने इनके बीच में आकर्षण बल था, तो ये बड़े गोलों में बदलने लगे। और जो ये संगठन की क्रिया है इसकी वजह से या कह लीजिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी वजह से ये जो छोटे गोले पहले हम लोगों ने देखा बड़े बने, और फिर ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये भी आपस में जुड़ने लगे, तो इससे ग्रहाणु बने, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रहाणु। और ये जो ग्रहाणु है तीसरे स्टेप में जब ये भी आपस में मिले ग्रहाणु, तो इसकी वजह से जब ये भी मिल गए तो ग्रहों का निर्माण हुआ। एक बार और समअप कर दूंगा जिससे एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए पहली अवस्था में निहारिका है, इसमें गैस के झुंड है। इस झुंड के बीच में क्या होता है, एक कोर बन जाती है, फिगर में देखिए। इसके चारों तरफ एक तश्तरी जैसी आकृति होती है गैस की। फिर क्या होता है, ये जो गैस है इसका संघनन होता है, तो इसमें जो पदार्थ है वो छोटे छोटे अणुओं में बदल जाता है, या कह लीजिए इसमें जो गैस है वो पदार्थ में बदल जाती है। और ये जो पदार्थ है ये आपस में एक दूसरे के पास आने लगता है आकर्षण बल की वजह से, जिसे ससंजन बल कहते हैं। और इसकी वजह से जो ये कण हैं आपस में जुड़ने लगते हैं। अगले स्टेप में ये जो थोड़े बड़े कण हो गए हैं ये भी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से आपस में जुड़ जाते हैं और ग्रहाणु का निर्माण होता है। उसके बाद जब ये ग्रहाणु भी आपस में जुड़ जाते हैं तो इसकी वजह से ग्रहों का निर्माण होता है। अब देखिए बात आती है हमारी पृथ्वी का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए जो हमारी पृथ्वी है ये इसमें कई सारी परतें हैं, आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंटिल है, कोर है, इन सारी चीजों को आगे की क्लास में देखना है।
फिलहाल देखिए पृथ्वी में प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी। चट्टानों से बनी थी, गर्म थी और वीरान थी, यानी कि ना मनुष्य थे, ना वनस्पति थी, ना पशु पक्षी थे। वायुमंडल बहुत ज्यादा विरल था और इसमें केवल हाइड्रोजन और हीलियम थी। हमारी पृथ्वी में केवल दो गैसें थी, हाइड्रोजन, हीलियम। तो आज के वायुमंडल से ये बहुत अलग था। वर्तमान में अभी हमारी पृथ्वी की संरचना परतदार है, यानी कई सारी परतें हैं इसमें। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के क्रोड तक जो पदार्थ हैं वो भी एक समान नहीं है, यानी वर्तमान में हमारा जो बाहर का पृथ्वी का हिस्सा है यहाँ पर अलग पदार्थ है, और जो पृथ्वी के अंदर की क्रोड है इसमें ज्यादा घनत्व वाले निकिल है, फेरस है, इस तरह के पदार्थ मिलते हैं। अब वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतर तक अनेक मंडल हैं। अब इसको आगे ही देखेंगे, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। देखिए पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी में कई सारी परतें हैं। तो प्रश्न आता है ये परतदार संरचना पृथ्वी में कहां से आई। इसके साथ ही जो पृथ्वी का हमारा स्थल मंडल है ये कैसे विकसित हुआ, इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए जब हम हमारी पृथ्वी पे जो उल्काएं वगैरह गिरती हैं उन सबको देखते हैं तो एक बात पता चलती है कि अधिकतर जो हमारे पिंड हैं आसपास में वो सब एक जैसे पदार्थों से बने हैं, यानी इनके बनने का प्रोसेस भी एक जैसा होगा। तो जिस प्रोसेस से बाकी ग्रह बने हैं वैसे ही पृथ्वी बनी है, यानी ये जो अलग अलग ग्रहाणु थे ये जब आपस में जुड़े तो कुछ बड़े पिंडों का निर्माण हुआ और इन्हीं बड़े पिंडों से हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज समझने की है, जब ये पिंड आपस में जुड़ रहे थे तो जो पदार्थ है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। देखिए जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो उसका प्रभाव पदार्थ पे जरूर पड़ता है। तो जब ये पिंड आपस में जुड़ रहे थे तो पदार्थ में परिवर्तन आया। जब पदार्थ में परिवर्तन आया तो इसकी वजह से ताप में वृद्धि हो गई। 3 स्टेप देखे, पहला पिंड आपस में जुड़ रहे हैं, दूसरा स्टेप इसकी वजह से पदार्थ में परिवर्तन आया, और तीसरा इसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो गई पृथ्वी के। अब देखिए अगर तापमान में वृद्धि होगी तो क्या होगा, चीजें पिघलने लगेंगी। तो पृथ्वी की जो सतह है वो पिघलने लगी। अब देखिए जब हमारी पृथ्वी द्रव अवस्था में आने लगी तो क्या होगा, आप किसी द्रव में कोई भारी चीज डालेंगे तो कहाँ जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। वैसे ही पृथ्वी में जो भारी पदार्थ थे जैसे कि निकल है, फेरस है यानी लोहा है, ये सब नीचे की ओर जाने लगे। जो पृथ्वी का निचला हिस्सा है ये वहां पर जाकर के इकट्ठे होने लगे, और यहाँ पर क्या हुआ कि आपका जो ये भारी पदार्थ है इकट्ठा हुआ और फिर धीरे धीरे ठंडा हुआ, जिसकी वजह से ये सिकुड़ गया। देखिए लोहा है, अगर फैला हुआ है, गर्म है, फैला हुआ है, जैसे ही ठंडा होता है सिकुड़ जाता है। तो वही चीज ये जब अर्थ के अंदर गया तो हुई, यानी ये नीचे गया और जा करके सिकुड़ गया। तो आप कह सकते हैं कि भारी घनत्व के पदार्थ और हल्के घनत्व के पदार्थ अलग अलग हो गए। इसको कहते हैं पृथ्वी में विभेदन की क्रिया, और यही जो विभेदन की क्रिया है इसकी वजह से पृथ्वी में अलग अलग लेयर बन गई। और ये जो अलग अलग लेयर हैं इनमें क्या है, अलग अलग तरह के पदार्थ मिलते हैं। जैसे आप नीचे के हिस्से में जाएंगे तो निकल फेरस मिल जाएगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि पृथ्वी द्रव अवस्था में थी और उस समय हमारे जो भारी पदार्थ हैं नीचे चले गए थे। अब देखिए ये विभेदन एक बार और हुआ, एक पिंड आकर के पृथ्वी से टकरा जाता है जिसकी वजह से चंद्रमा बना था। तो ऐसे में फिर से पृथ्वी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो अब जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा तो ऐसे में जो पृथ्वी का पदार्थ है कई सारी परतों में अलग हो गया, यानी कई सारी पृथ्वी में परत बन गई। तो पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक इसी वजह से कई सारी परतें पाई जाती हैं। ये जो आपका धरातल है इससे, और ये जो आपकी ये जो आपकी क्रोड है यहाँ तक, धरातल से क्रोड तक कई सारी परतें मिलती हैं। और इसका मुख्य कारण क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ गया था और इसकी वजह से अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में जाकर के इकट्ठे हो गए। तो देखिए हम लोगों ने स्थल मंडल के विकास को देख लिया। अब हम लोग समझेंगे पृथ्वी पे वायुमंडल और जल मंडल का विकास कैसे हुआ। तो देखिए हमारी पृथ्वी पे जो वायुमंडल की वर्तमान संरचना है इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस सबसे ज्यादा है।
अब देखिए, लेकिन जब हमारा प्रारंभिक जो वायुमंडल था वो ऐसा नहीं था। शुरुआती समय में पृथ्वी में हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता थी, यानी हमारा जो शुरुआती समय का वायुमंडल था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैस ज्यादा थी। लेकिन जो सौर पवन है उसकी वजह से ये हाइड्रोजन और हीलियम पृथ्वी से दूर हो गए। और ये घटना केवल पृथ्वी के साथ नहीं हुई, जितने भी ग्रह हैं सभी पे इसी तरह से वायुमंडल बना है। यानी जितने भी ग्रह हैं सभी पर सौर पवनों की वजह से जो शुरुआती वायुमंडल था वो या तो बहुत दूर पहुंच गया या समाप्त हो गया है। तो ये पहली अवस्था हो गई जिसमें शुरुआती वायुमंडल को सौर पवन ने दूर फेंक दिया। फिर देखिए, हम लोगों ने देखा पृथ्वी ठंडी हो रही थी और पृथ्वी में विभेदन हुआ था। विभेदन मतलब अभी हम लोगों ने देखा पृथ्वी में अलग अलग पदार्थ अलग अलग पृथ्वी के हिस्सों में जाकर के जमा हो गए। तो इस टाइम पर पृथ्वी में बहुत सारी गैस और जलवाष्प बाहर आई। और जो आज का आप वायुमंडल देखते हैं जिसमें ऑक्सीजन वगैरह है उसका निर्माण इसी से हुआ है, ये जो पृथ्वी से गैस और जलवाष्प बाहर आई। तो शुरुआती समय में पृथ्वी में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया गैसें ज्यादा थीं और जो स्वतंत्र ऑक्सीजन है काफी कम थी। तो ये देखिए, जो हमारी गैसें पृथ्वी से बाहर आई थी इस प्रक्रिया को कहते हैं गैस उत्सर्जन। और जो लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल में जलवाष्प और गैस बढ़ने लगी, तो लगातार जो ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे पृथ्वी में, इससे हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ने लगी और गैसें बढ़ने लगी। और जब पृथ्वी ठंडी होने लगी तो जलवाष्प का संघनन हुआ। देखिए, जब गर्म है तो जलवाष्प होती है और जब ठंडी होती है तो इसका संघनन होने लगता है, जिसकी वजह से वर्षा होती है। इसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी में देखेंगे। तो इसकी वजह से वर्षा हुई और ये वर्षा कहाँ जमा हो गई जाके, जो हमारी पृथ्वी पे बड़े बड़े गड्ढे थे उनमें जाकर के जमा हो गई, जिसकी वजह से महासागर बने। तो ऐसा माना जाता है कि जो महासागर की उत्पत्ति है वो पृथ्वी की उत्पत्ति के लगभग 50 करोड़ सालों के अंदर हुई है। यानी जब पृथ्वी उत्पन्न हुई उससे 50 करोड़ सालों के अंदर ये हमारे महासागरों का निर्माण हो गया। एक बार, जैसे अभी तक हर स्लाइड को समाप्त किया है, इसे भी कर देता हूं। शुरुआत में हमारी पृथ्वी पे हीलियम और हाइड्रोजन प्रमुख गैसें थी, जिसको सौर जो तूफान था उसने पृथ्वी से अलग कर दिया। उसके बाद जो है हमारी पृथ्वी जब ठंडी हो रही थी तो पृथ्वी से कुछ गैसों का उत्सर्जन हुआ, लेकिन इसमें ऑक्सीजन शुद्ध रूप में उतनी नहीं थी। जलवाष्प है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ये गैसें ज्यादा थीं। उसके बाद क्योंकि पृथ्वी पे लगातार ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे तो हमारे वायुमंडल में जो जलवाष्प है उसकी मात्रा बढ़ने लगी। जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ने लगी और फिर बाद में पृथ्वी ठंडी हुई तो ये जलवाष्प भी संघनित हो गई और ये पानी के रूप में बरस गई और यही हमारे महासागरों में जाकर के, पृथ्वी के गड्ढों में जाकर के इकट्ठी हो गई, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ। अगर बात करें पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति की तो ऐसा माना जाता है कि पहले पृथ्वी पर कोई जटिल जैविक अणु बने, यानी जिसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक अणु। तो पहले कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ और ये जो कार्बनिक अणु है एक दूसरे से जुड़ने लगे, यानी इनका समूहन हुआ। और ये समूहन क्या करता था, अपने आप को रिपीट करता था, यानी ये समूहन होता ही जा रहा था और बार बार रिपीट हो रहा था। इसकी वजह से निर्जीव पदार्थ जो है जीवित पदार्थ में बदल गया। तो क्या होता है, पहले कार्बनिक पदार्थ बने जो कि काफी जटिल थे और ये आपस में जुड़े और फिर ये प्रक्रिया रिपीट हो रही थी, इसकी वजह से जीवित पदार्थ बन गए। अब देखिए, अगर हम लोग 300 करोड़ साल पुराने जीवाश्मों को देखें, जो उस समय के हमें जीवाश्म मिलते हैं चट्टान वगैरह में, तो वो आज के शैवाल से काफी कुछ मैच होते हैं। तो आप कह सकते हैं जो हमारे आज के शैवाल हैं वो उन्हीं के वंशज हैं। और अगर हम लोग कहें कि ये 300 करोड़ साल से पहले भी जो शैवाल होंगे वो कैसे रहे होंगे, तो वो और सरल संरचना वाले रहे होंगे, काफी उनकी साधारण संरचना होगी। क्योंकि आप देखिए, जीवन धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हुआ है। पहले बहुत ही सिंपल टाइप के जीव बने शैवाल जैसे, और फिर वो धीरे धीरे विकसित होते हुए और फिर एक टाइम आया जब डायनासोर जैसे जीव विकसित हुए और उसके बाद फिर से जीवन खत्म हुआ, एक बार फिर से नए सिरे से जीवन चालू हुआ। कुल मिलाकर के एक बहुत ही सिंपल तरह के जीव से जटिल तरह के जीवों का निर्माण हुआ, जिसमें हम मनुष्य भी आते हैं।
तो इसलिए आप मान सकते हैं 300 करोड़ साल पहले जो जीव होंगे, शैवाल के जो वंशज होंगे, वो काफी सरल संरचना वाले होंगे। तो इस तरह से आज की क्लास में हम लोगों ने ब्रह्मांड का निर्माण, उसके बाद तारों का निर्माण, अपनी गैलेक्सी का निर्माण, तारों का निर्माण, ग्रहों का निर्माण, और फिर पृथ्वी के ऊपर जो अलग अलग सतह बनी है उसका निर्माण, फिर स्थल मंडल, जल मंडल, इनका निर्माण, इन सारी चीजों को समझ लिया। तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।